आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2 केमिस्ट्री क्लास 11th स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम के ओनली फॉर्मूलाज करने जा रहे हैं आज। स्टार्ट करते हैं। ये केवल क्विक रिवीजन के लिए आपके एग्जाम से पहले, ऐसे सबके एग्जाम्स आने वाले होंगे अब, तो क्विकली स्टार्ट कर लेते हैं। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये सारे याद कर लेना है बिकॉज कुछ एग्जाम्स में दे देते हैं, कुछ में नहीं दे पाते हैं, तो ये एकदम टिप्स पे याद होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और वहीं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 × 10⁻31 kgs। तो जो हमने मॉडल्स पढ़े थे स्टार्टिंग वाले, जो क्लास 8th और 9th में पढ़े थे, उसमें कहते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। आप खुद देखें, हम -31 है, इतनी स्मॉल वैल्यू है कि हम लोग उसे नेगलेक्ट कर देते हैं। इसलिए देखिए, ये बहुत कम वैल्यू है, बड़ी याद होनी चाहिए, कुछ फॉर्मूलाज में आती है। वहीं मास ऑफ प्रोटॉन है 1.67 × 10⁻27 kgs। अब आते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर पे। ये चीज़ आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछते नहीं है, बट हाँ, आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। एनसीईआरटी में भी लास्ट में कोई 1-2 क्वेश्चन हैं इसके बारे में। तो देखो, एटॉमिक नंबर कुछ नहीं होता है, बस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक पर्टिकुलर एटम में होता है, और मास नंबर जो है वो भी और कुछ नहीं, केवल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। एक एटम फॉर एग्जांपल x है, तो उसमें एटॉमिक नंबर जो होता है वो नीचे लिखते हैं और मास नंबर ऊपर लिखते हैं। क्लियर? ये बस रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब देखते हैं, अब आती है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब ये याद होनी चाहिए आपको, अभी तक हो ही गई होगी अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ते हो। तो स्पीड ऑफ लाइट होते हैं 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। तो ये तो जनरल फॉर्मूला है, मतलब फॉर्मूला का ये जनरल वैल्यू है स्पीड ऑफ लाइट की। अब आती है बारी इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक पे, वेवलेंथ। अब यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा छोटा सा। ये जो ऐसे ऊपर नीचे जा रहा है, ऐसे वेव कहते हैं, और ऊपर की ना ये जो टॉप पॉइंट है इसे कहते हैं क्रेस्ट। तो इन दो क्रेस्ट के बीच में जितनी डिस्टेंस होती है उसे हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, और वेवलेंथ जनरली आर्मस्ट्रॉन्ग या फिर नैनोमीटर्स में रिप्रेजेंट करा जाता है। उसकी कन्वर्जन्स मीटर में ये है। एक वेवलेंथ जो होती है उसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट अपॉन फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी जो होती है उसे हर्ट्स में रिप्रेजेंट कर, मतलब उसका यूनिट हर्ट्स होता है। ये रिलेशन है दोनों के बीच में। वहीं वेव नंबर जो होता है वो आप देखिए, वेव नंबर का सिंबल जो है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर बार टाइप का होता है। ये याद करने का तरीका है। तो वेव नंबर का फॉर्मूला है 1/वेव लेंथ। अब अगर आपने ये फॉर्मूला देखा है, ये वाला और ये वाला फॉर्मूला देखा है, अब आप कह सकते हो कि अगर वेव लेंथ c/ फ्रीक्वेंसी होती है, अगर हम लोग यहाँ पे उसको सब्सटीट्यूट कर दे तो वेव नंबर फ्रीक्वेंसी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट भी ले सकते हैं। आपको क्वेश्चंस में 2 वैल्यूज दे देंगे, थर्ड वैल्यू बताने को बोल देंगे, तो ये उस जगह पे काम आता है। ये बेसिक फॉर्मूलाज थे। अब आती है प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर ये फॉर्मूला एक है। फॉर्मूला है एनर्जी इज इक्वल्स टू h विच इज़ द प्लैंक्स कॉन्स्टेंट इनटू द फ्रीक्वेंसी। और अगर हम लोग ने फ्रीक्वेंसी को सब्सटीट्यूट करे बाय स्पीड ऑफ लाइट अपॉन, सॉरी हाँ, अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को सब्सटीट्यूट करें तो फिर c/λ आ जाएगा, मतलब वेवलेंथ। तो ये फॉर्मूलाज बन जाएंगे जहाँ पर h इज इक्वल्स टू द प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू ये होती है, इंपॉर्टेंट है याद करना, पेपर में पूछ ली जाती है। और हाँ, एनर्जी जूल्स में होगी और वेवलेंथ मीटर्स में, उनके SI यूनिट्स में। क्लियर? अब आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है बता दूं शॉर्ट में एकदम। एक मेटल के पीस के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत सारे, पता है। उस पर अगर हम लोग कोई लाइट इंसिडेंट करते हैं, फिर कोई एनर्जी इंसिडेंट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स उसमें से छूट जाते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है E इज इक्वल्स टू, ये फाई होता है, फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी। फाई को हम लोग वर्क फंक्शन भी बोलते हैं, ये जो होता है वर्क फंक्शन। अब देखो, एनर्जी इज इक्वल्स टू h न्यू, इस मामले से आ गया। वर्क फंक्शन का या तो आप उसको W0 भी ले सकते हो, या फिर h फ्रीक्वेंसी नॉट, h न्यू नॉट इसको कहते हैं, आप वो भी ले सकते हो। क्लियर? काइनेटिक एनर्जी होता है ½ mv², सबको पता है, और यहाँ पे जो m है वो इलेक्ट्रॉन का मास है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे आता है। इसमें आपको अंडर रूट निकालना होता है। अंडर रूट निकालना सीख लेना, इस पूरे चैप्टर में बहुत जगह पे अंडर रूट निकालना होगा, या बल्कि पूरी केमिस्ट्री में बहुत निकालना होगा, इंपॉर्टेंट है निकालना। ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आता है, या फिर बोर फॉर्मूला भी कहते हैं इसे। ये बस इतना ही पूछते, हाँ, बट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में MCQ के रूप में काफ़ी पूछ लिया जाता है ये। MVR, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू n h विच इज प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन 2π। फॉर्मूला ईजी है, बहुत कम जगह यूज़ होता है, बट तब भी याद रखना चाहिए। यहाँ जो रेडियस है, अब वो रेडियस देख लीजिए क्या होता है। रेडियस होता है 0.529 n⁻² अपॉन z आर्मस्ट्रॉन्ग। अब देखिए, इस चैप्टर में ये जो बोर्ड ने हम लोगों को सारे फॉर्मूलाज वगैरह दिए थे,
उसमें बोर की लिमिटेशन ये थी कि वो केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स को ही डिस्क्राइब कर पाया था इन सारे फीचर्स के ऊपर। तो ये जो एन स्क्वायर है वो तो नंबर ऑफ शेल्स हो गया। जेड जो है, अब देखिए जेड हाइड्रोजन को तो वन ही होता है, बट कुछ ऐसी स्पीशीज जैसे हाइड्रोजन के बाद आता है हमारा हीलियम। अगर हीलियम में एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो भी हाइड्रोजन की तरह एक्ट करेगा। अगर लिथियम में दो हाइड्रोजन डेफिशिएंट है वो भी हाइड्रोजन की तरह एक्ट करेगा। तो जेड होते हैं द एटॉमिक नंबर फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। ये आप आगे भी कई फॉर्मूलाज में देखोगे। तो ये फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू 0.529 एन की पावर 2/z आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट आता है हम लोग का वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर शेल, ये ध्यान में रखना, वो होती है 2.18 इंटू 10⁻⁶। जेड अपना वही एटॉमिक नंबर, और एन इज द शेल नंबर। शेल के नंबर्स होते हैं वो भी आगे बताऊंगा मैं आपको। तो ये हमारे पहले के 13 फॉर्मूलाज हो गए हैं। स्टार्ट हुआ है चैप्टर का, अभी और फॉर्मूलाज हैं काफ़ी सारे, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग का फॉर्मूला आता है टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लोग के सीबीएसई में तो नहीं पूछा जाता है, बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कुछ कुछ पार्ट्स में आ जाता है, जैसे नीट में आ जाता है, कभी कभी जेई में बहुत कम आता है। बट देखिए, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू n³ / z²। एन वापस बताया नंबर ऑफ शेल नंबर होता है, अभी आगे बता रहा हूँ वो क्या होता है। और z इज़ द एटॉमिक नंबर, सबको क्लियर हो गया होगा अभी तक। अब आती है एनर्जी ऑफ शेल। एक शेल जो होता है वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ये उसका फॉर्मूला है। उस मामले में क्या है, -13.6 z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या फिर अगर जूल्स पर एटम में रिप्रेजेंट करना है तो फिर -2.18 इंटू 10⁻18 z²/n² जूल्स पर एटम। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में काफ़ी पूछ लिया जाता है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कन्वर्जन भी देख लो जूल्स में कितनी होती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। क्लियर, आगे बढ़ते हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट पे। रिडबर्ग्स कांस्टेंट इज इक्वल्स, अब इसका फॉर्मूला क्या है, वेव नंबर या फिर 1/λ, मतलब 1/वेव लेंथ इज इक्वल्स टू आर, जो रिडबर्ग्स कांस्टेंट है, 1/इनिशियल शेल का स्क्वायर माइनस 1/ जहाँ पर वो जंप करके जा रहा है का स्क्वायर, उसके बाद इंटू z² केवल हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ के लिए। क्लियर, अब यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन था कि अगर वो फर्स्ट शेल से इन्फिनिटी तक जा रहा है तो क्या होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि 1/∞ इज इक्वल्स टू 0। तो ये ध्यान रख लेना, ये कुछ क्वेश्चन से पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पे देखना, रिडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होती है, 109677 पर सेंटीमीटर, इंपॉर्टेंट वैल्यू है, याद कर लो। अब डिफरेंस ऑफ टू एनर्जी लेवल्स, इसे हम लोग E2 - E1 या फिर डेल्टा E लिख सकते हैं। वो फर्स्ट एनर्जी से सेकंड एनर्जी में जंप किया तो फिर उसका बीच का डिफरेंस कितना होगा एनर्जी लेवल्स का, hc/λ। ठीक है, उसके बाद अब आती है डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली साहब बहुत इंपॉर्टेंट थे इन सारे डेरिवेशंस के लिए। उन्होंने एक इक्वेशन दे दी थी, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mc, और ये आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है ना, E इज इक्वल्स टू mc², उससे डिराइव करी गई थी। डेरिवेशन आपकी सीबीएसई में नहीं है। लैम्डा की जगह आप इस फॉर्मूले को इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो, h न्यू इज इक्वल्स टू hc/λ, जहाँ h कट जाएगा तो न्यू इज इक्वल्स टू c/λ, जो हमने पीछे डिराइव किया था। सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, कोई घबराने की बात नहीं है, एक दो बार लिखोगे खुद समझ आ जाएगा। अब आती है स्पेक्ट्रम सीरीज, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस भर भर के आते हैं इसमें। हम लोग केवल बाल्मर सीरीज देख सकते हैं, बाकी कोई सीरीज हम लोग के नेकेड आई से विजिबल नहीं है। लीमैन सीरीज, जहाँ पे n1 या 1 होगा, वहाँ पर n2 कुछ भी हो सकता है, 2 और 2 के बाद वो अल्ट्रावायलेट में मतलब अल्ट्रावायलेट रेज उसके अंडर आती हैं। ये सारा देख लो, आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आता है हाइंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कुछ भी बोल सकते हो। अब इन्होंने क्या बोला था, देखो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं एक ऑर्बिट के अंदर, मतलब एक उसके अंदर प्री डिफाइंड पाथ के अंदर। क्वांटम थ्योरी में बोला गया ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, हम लोग बता ही सकते कहाँ पर है वो। इलेक्ट्रॉन अनसर्टेन है, कहीं भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी अनसर्टेन है, इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो भी अनसर्टेन है। बट हाइजेनबर्ग ने एक प्रिंसिपल दिया कि द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन इनटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π, जहाँ पर h हम लोग का प्लैंक्स कांस्टेंट ही है। आप डेल्टा p को डेल्टा m भी लिख सकते हो, m तो कांस्टेंट ही होता है, तो n नीचे आ गया, तो ये हम लोग का फाइनल इक्वेशन बनता है ये वाला कि डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4mv। अगर एक एटम है, अगर हम लोग को पता लगाना है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे, माइक्रोस्कोप में लाइट होती है,
और जैसे ही लाइट्स इंसिडेंट करेंगे वैसे क्या आ जाएगा, वैसे ही हम लोगों का इलेक्ट्रॉन वहाँ से भाग जाएगा, जो हमने पहले पढ़ा। इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बता नहीं सकते हैं, केवल उसका प्रोबेबिलिटी बता पाते हैं। ठीक है, अब क्वांटम नंबर्स की बात आती है। क्वांटम नंबर्स इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अच्छे से करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, अब देखो 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, 4 क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स का जो डेवलपमेंट है उसका क्रेडिट मेनली आता है श्रोडिंगर्स को। श्रोडिंगर आदमी एक है साइंटिस्ट है। श्रोडिंगर की एक वेव इक्वेशन थी जो एनसीईआरटी में दे रखी है, वो बट पूछी नहीं जाती है, एक बार देख लेना, एमसीक्यू में आ सकती है। क्वांटम नंबर्स 4 आए थे, उनमें से पहले 3 जो हैं वो तो श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन के सॉल्यूशंस के रूप में थे, लास्ट वाला सॉल्यूशन नहीं था बट उसको ऐड कर दिया गया बाद में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एज ही मुठल को एल से, मैग्नेटिक को एम से और स्पिन को एस से। तो देखो, आपसे कोई आपका एड्रेस पूछता है तो आप ये बोलोगे कि आप इंडिया में रहते हो, फिर दिल्ली में रहते हो, फिर गाज़ियाबाद में रहते हो, गाज़ियाबाद में वसुंधरा में रहते हो, फॉर एग्जांपल। तो ये बस एक एड्रेस बताता है इलेक्ट्रॉन का। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज बताता है, ये वाला एल मतलब जो होता है वो शेप बताता है, फिर एम ओरिएंटेशन, एस स्पिन। डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। सबसे बेसिक होता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब जैसा हमने बचपन में पढ़ा था KLMN, वही है। एन अगर एन की वैल्यू 1 है तो वो K है। ये बताता है शेल्स, ये कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन। फिर ये वाला बताएगा कौन से सब शेल में है। फिर ये बताएगा कौन से ऑर्बिट में, और उस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो कैसे घूम रहे हैं, वही एस वाला बताएगा। आगे बात करते हैं इसके बारे में तो डिटेल में समझ पाएंगे फिर। अब देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स और एजीमुथल क्वांटम नंबर्स बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, तो साथ में कवर करते हैं उनको। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम लोगों को बताता है शेप, वहीं एजीमुथल बताता है साइज। अब ध्यान से सुनना, जो एन होता है, सॉरी जो एल होता है और जो एन होता है वो रिलेटेड कैसे होते हैं। अगर एन की वैल्यू 1 है तो एल की वैल्यू 0 है। अगर एन की वैल्यू 2 है तो ये 0,1 है। अगर एन की वैल्यू 3 है तो ये 0,1,2 है। अगर एन की वैल्यू 4 है, मतलब ये सारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हैं, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर्स हैं। एन की वैल्यू 4 है तो वो 0, 1, 2, 3 हो जाता है, मतलब एन नहीं होता है, एन से एक कम होता है। ठीक है, अब देखो, एल अगर 0 है, मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर अगर 0 है तो वो एस सबशेल बताता है। एस सबशेल जो होता है वो स्फेरिकल शेप को रिप्रेजेंट करता है। अगर एल की वैल्यू 1 है तो वो पी है, मतलब डम्बल शेप का है। उसकी शेप अराउंड कुछ ऐसी टाइप की होती है, ये बीच में नोड होता है। ठीक है, फिर मतलब ये तो डम्बल वाली। ठीक है, उसके बाद है अपना, अगर एल की वैल्यू 2 है तो वो डी है। आपकी पीरियोडिक टेबल में ये जो डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक या फिर एफ ब्लॉक है, वो सारे इसी के ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है, अगर एल की वैल्यू 2 है, जहाँ पे यहाँ 2 है तो वो डी सब शेल पे होगा। अगर 3 है तो एफ सब शेल। जी आज तक डिस्कवर कोई एलिमेंट किया नहीं गया है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो, आपने यहाँ पे देखा अगर एन की वैल्यू 1 है तो एल के टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, 0, मतलब एक ही वैल्यू है ना इसकी। अगर एन 2 है तो इसकी भी 2 वैल्यूज़ हैं, 0,1। तो हम लोग ये बता सकते हैं द नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल्स। अगर नंबर ऑफ शेल्स हम लोग की एन की वैल्यू है 3 तो नंबर ऑफ सब शेल्स कितने होंगे, 0,1,2, मतलब 3 सब शेल होंगे। इस एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम लोग को बोल रखा है कि आइडेंटिफाई एन और एल और दे रखा है 3p, तो 3p में जो 3 है वो हम लोग का n है, मतलब n की वैल्यू 3 हो गई। और p यहाँ देखो p करस्पॉन्ड्स टू 1, तो p मतलब l की वैल्यू 1। 3d, इसमें भी n3 है, d करस्पॉन्ड्स टू 2 और वहाँ l की वैल्यू 2 हो गई। सिंपल, कोई फ़र्क इसमें दिक्कत की बात नहीं है। ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी अलग चीज़ आ जाती है। अगर एक इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में घूम रहा है, उसकी एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, वो होगा h/2π √L+1। बहुत सिंपल फॉर्मूला, याद कर लो, कुछ बहुत ईजी सा है। अब आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूरे केमिस्ट्री में बहुत यूज़ आने वाला है, स्पेशली हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक्स में। अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, मतलब ओरिएंटेशन बताता है ये। अगर L की वैल्यू, ये भी बहुत अच्छे से समझ पाओगे। देखो, अगर L 0 है, मतलब S सब शेल है, तो M की वैल्यू भी 0 है। अगर L 1 हो गया तो ये P पे हो गया। अब देखो, ये इसकी जो रेंज M की जो रेंज है ना, अगर वो 1 है तो वो M, अगर देखो L 1 है तो M होगा -1, 0, 1। अगर L 2 है तो M होगा -2, -1, 0, 1, 2। अगर L 3 है ये होगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब एक ट्रेंड नोटिस करो, L 1 तो M भी 1, L 0 तो M भी 0, L 1 तो यहाँ पे 3 वैल्यूज़, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7,
ट्रेंड नोटिस कर रहे हो? अब ऑर्बिटल्स हम लोग बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एक है तो ये एक ही होगा, 3 है यहाँ पे 3 डिब्बे आ जाएंगे, 5 में 5 डिब्बे, 7 में 7 डिब्बे। ये आपकी 11th में काम आएगा और 12th में भी इंपॉर्टेंट है। अब ये बात ध्यान सुनो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 2l+1। अगर l की वैल्यू 0 रखी तो यहाँ 1 आ गया, l की वैल्यू 2 मतलब l की वैल्यू अगर हमने 1 रखी तो यहाँ पर 3 आ गया, l की वैल्यू 2 रखी यहाँ पर 5 आ गया, l की वैल्यू अगर हमने रखी 3 तो वहाँ पे आ गया 7। क्लियर? तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट था, 2l+1 डायरेक्टली कर सकते हो, ये सारा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, समझने के लिए बता रहा हूँ। क्वेश्चन आएगा तो सीधे फॉर्मूला लगा देना, आंसर निकाल लोगे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल, ये तो सब शेल था, अगर शेल आ गया तो कितना होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी n की वैल्यू 1 है, उसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे? n की वैल्यू 1 पे l 0 हो जाएगा, l 0 है तो फिर 1 ही आएगा। ठीक है, फॉर्मूलाज देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला से। अगर n की वैल्यू 3 है तो l हो जाएगा 0 1 2, तो उसमें एक 0 में तो 1 ही आएगा, 1 में 3 आएंगे, 2 में 5 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n की पावर 2, वो आ गया हम लोग को। आप समझ सकते हो इससे ईजिली। ठीक है, अब आता है लास्ट चीज़ जो हम लोग करने जा रहे हैं, वो होगा फोर्थ क्वांटम नंबर विच इज स्पिन क्वांटम नंबर। चलिए पढ़ते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर क्या चीज़ होती है? देखो, स्पिन क्वांटम नंबर होता है रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, एक बात आना समझना, एक ऑर्बिटल, एक डिब्बे के अंदर केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा आ ही नहीं सकते। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करो, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन कैन बी प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं विद अपोजिट स्पिन। स्पिन या तो प्लस हाफ होगी या तो माइनस हाफ होगी, तभी हाफ एरोज बनाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, या ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज, ज़रूरी नहीं है, कुछ भी कर सकते हो। हाँ, बस सेम नहीं होना चाहिए, और एक में 2 ही आ सकता है। बहुत ईजी था। इसी पे एक आता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, बहुत इंपॉर्टेंट, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या कहता है? 2 इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के अंदर 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। आपका 3 हो सकता है, आपका L M N सब सेम हो जाएगा, बस S सेम नहीं हो पाएगा। हमने खुद देखा यहाँ पे, अगर ये प्लस हाफ है तो ये माइनस हाफ है, तो किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर का सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकते। इजी, क्लियर? ठीक है, ये फॉर्मूला देख लो। देखो, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल n² होता है। अगर वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स कर दे तो 2 × n², सिंपल। अगर थर्ड शेल है, मतलब n की वैल्यू 3 है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। खुद भी ट्राई कर सकते हो करने को। एक लास्ट चीज़ थी जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी, उसमें ये एक सिंबल आता है त्रिशूल टाइप का। अगर केवल एग्जाम में पूछा गया व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट, वो करोगे दिस डज नॉट रिप्रेजेंट एनीथिंग। हाँ, बट अगर इसका स्क्वायर हो गया तो वो रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्मॉल स्पेस, कन्फाइंड स्पेस। इस त्रिशूल का स्क्वायर जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बता पाता है। ठीक है, बस यहीं पे सारे फॉर्मूला, सारे टॉपिक्स खत्म हो गए चैप्टर के। एनसीईआरटी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, करने को सारे कर लेना, इंपॉर्टेंट है। और कोई डाउट हो तो पूछ लेना। तो आज के लिए ख़त्म, बाय बाय, कीप स्टडिंग।